टॉपिक का नेम है स्टीशियोमेट्री। इसको स्टाइकोमेट्री भी पढ़ा जाता है। मैं सबसे पहले आपके सामने इसकी डेफिनेशन लिखने लगा। द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री which tells us the quantitative relation between reactant and product in balanced chemical equation। स्टेशियोमेट्री की डेफिनेशन मैंने आपके सामने लिखी। इसका मतलब समझते हैं। ये हाइड्रोजन गैस है, ये ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है, आपस में मिले, इन्होंने वाटर बना दिया। अब ये जो मैंने आपके सामने लिखी है, इसके अंदर ये दोनों हैं रिएक्टेंट और ये है प्रोडक्ट, और इसको कहते हैं केमिकल इक्वेशन। इस साइड पे 2 हाइड्रोजन, इस साइड पे भी 2 हाइड्रोजन, इस साइड पे 2 एटम हैं ऑक्सीजन के, मगर इधर 1 एटम है ऑक्सीजन का। अब हम इन दोनों साइडों को बराबर करना चाहते हैं कि इधर भी ऑक्सीजन बराबर हो जाए, इधर भी ऑक्सीजन बराबर हो जाए। तो हम इधर 2 लगाएंगे, तो ये वाला 2 इस ऑक्सीजन के साथ लग गया, और हाइड्रोजन 2 2s are 4, तो हाइड्रोजन 4 हो गए। इस साइड पे 2 हाइड्रोजन है, तो अब इधर 2 लगा दें, तो ये 2 हाइड्रोजन हो गए, 4 हाइड्रोजन हो गए। अब नाउ दिस इज कॉल्ड अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। पहले वो सिंपल केमिकल इक्वेशन थी। अब हमारी ब्रांच जो केमिस्ट्री की स्टाइकोमेट्री है वो ये है कि हमारे पास एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। तो इसमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के दरमियान जब हम क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप पढ़ेंगे, क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप बात लिखी हुई है। क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप का मतलब होता है कि अगर हमें रिएक्टेंट की क्वांटिटी मालूम है और हम प्रोडक्ट की क्वांटिटी फाइंड आउट करना चाहते हैं, या हमें प्रोडक्ट की क्वांटिटी का पता है और हम रिएक्टेंट की क्वांटिटी पता करना चाहते हैं, तो जब हम ये क्वांटिटी मेजर करेंगे, इन दोनों के दरमियान आपस में रिलेट करेंगे, रिलेशनशिप देखेंगे, तो इसको स्टीशियोमेट्री का नाम दिया जाएगा। मिसाल के तौर पर हमारे पास इसके मोल मौजूद हैं, हाइड्रोजन के मोल का भी पता है, ऑक्सीजन के मोल्स का भी पता है, मगर वाटर के मोल्स का नहीं पता। तो हम वाटर के मोल्स को कैलकुलेट करेंगे, तो हम कहेंगे इस इक्वेशन को देख के बैलेंस्ड केमिकल, तो हम कहेंगे कि जनाब हम स्टाइकोमेट्री को डिस्कस कर रहे हैं। ठीक हो गया? ओके। अब ये जो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन होती है, इसकी कुछ लिमिटेशंस होती हैं। लिमिटेशंस ऑफ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। ये जो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिखी जाती है जनाब, इसके अंदर कुछ लिमिटेशंस हैं, कुछ नुकाइस हैं, कुछ गलतियां हैं। पहली लिमिटेशन ये है कि ये जो केमिकल इक्वेशंस होती है, ये डू नॉट, बहुत सारी इक्वेशंस तो डू नॉट टेल अबाउट द कंडीशन ऑफ रिएक्शन। हमें रिएक्शन की कंडीशन के बारे में ये नहीं बताती। रिएक्शन को मैं RX लिखा करता हूँ शॉर्टकट में। एंड आल्सो ये जो केमिकल इक्वेशन होती हैं, दे डू नॉट टेल अबाउट द रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन कहते हैं रफ्तार को। इस बुक का आखिरी चैप्टर रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में आपको पढ़ाया जाएगा। डू नॉट टेल अबाउट द रेट ऑफ रिएक्शन। ये रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में भी हमें इक्वेशंस नहीं बताती। तीसरा नुकाइस ये है, वो कहता है कि इक्वेशन कैन बी रिटन फॉर दोज रिएक्शन
that those chemical changes that does not occur। इसको समझ लें, इसका मतलब है, वो कहता है कि हम केमिकल इक्वेशन उन केमिकल चेंजेस के लिए भी लिख सकते हैं असूली तौर पर जो हो ही ना रहे हो, यानी कि नेचुरली या वो रिएक्शन तो होते ही नहीं है, मगर हम उन्हें इक्वेशन में शो करवा रहे हैं। ज़रूरी तो नहीं है कि वो जो जिसके लिए हम इक्वेशन लिख रहे हैं वो प्रोसेस हो भी रहा हो। तो 3 लिमिटेशंस हैं ये केमिकल इक्वेशन की, कि केमिकल इक्वेशन हमें कंडीशन के बारे में नहीं बताती कि किन कंडीशंस में रिएक्शन हो रहा है, टेम्परेचर, प्रेशर। खुद से लिखें तो अलग बात है, वैसे केमिकल इक्वेशन का हिस्सा नहीं होता, वो हमें नहीं बताती। केमिकल इक्वेशन हमें रफ्तार भी नहीं बताती कि किस रफ्तार से केमिकल रिएक्शन हो रहा है। और तीसरी बात मैंने आपको बताई कि उन रिएक्शंस के लिए भी, उन केमिकल चेंज के लिए भी केमिकल इक्वेशन लिखी जाती है जो ना हो रहे हों, हो भी ना रहे हों, तो गलत भी हो सकती है केमिकल इक्वेशन। ठीक है, उसके बाद एक और बात भी लिख लेते हैं कि हो सकता है कोई साइड रिएक्शन हो रहा हो, साइड रिएक्शंस हो रहे हो। अब हमें नहीं पता, हम तो देख रहे हैं कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिल रहे, वाटर बन रहा है, जरूरी तो नहीं है कुछ हाइड्रोजन कुछ ऑक्सीजन किसी और रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हो, कोई साइड रिएक्शन हो रहा हो और हम उसे ना शो करवा रहे हो। तो दीज आर द लिमिटेशंस ऑफ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। और याद रहे कि ये शार्ट क्वेश्चन आता है कि स्टीशियोमेट्री या बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन के अंदर कौन कौन सी लिमिटेशंस होती हैं वो बताएं। ओके, तो जब आप स्टीशियोमेट्री को डिस्कस करेंगे इस बात को, तो आप अपने दिमाग में कुछ एजम्पशंस रखेंगे, कुछ एज्यूम करेंगे, कुछ ख्याली बातें रखेंगे। उन बातों को दिमाग में रखने के बाद ही आप स्टीशियोमेट्री अप्लाई कर सकते हैं, स्टीशियोमेट्री को पढ़ सकते हैं, इसको समझ सकते हैं। कौन कौन सी? नंबर 1, आपने ये दिमाग में रखना है या आपने ये एज्यूम करना है, लेट्स सपोज करना है कि ऑल द reactants are completely converted into प्रोडक्ट, कि जितने भी रिएक्टेंट हैं वो सारे के सारे प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहे हैं। ये नहीं है कि कुछ बच गया है। दूसरे नंबर पे जो एज्यूम आपने करना है वो ये है कि नो साइड रिएक्शन अकर, नो साइड रिएक्शन अकर, कोई भी साइड रिएक्शन नहीं हो रहा, जो कुछ है यही है जो हमने इस इक्वेशन में शो करवाया हुआ है। और तीसरी एजम्पशन जो आपने याद रखनी है स्टीशियोमेट्री को स्टडी करते हुए वो ये है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ mass and law of definite proportion are obeyed। मतलब यानी ये जो स्टीशियोमेट्री है इसके अंदर हमने जितने भी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को डिस्कस करना है वो इन दोनों लॉस को ओबे कर रहे हों। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैस, के मैस कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, और लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन आर ओबेड। डेफिनेट प्रोपोर्शन मैं पहले लेक्चर्स में बता चुका कि कुदरत ने हर चीज को एक खास तनासुब से बनाया है, उसे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन का नाम दिया जाता है। तो दोनों लॉ ओबे करते हों ये रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। तो दीज वर अबाउट द 3 बेसिक एजम्पशंस ऑफ स्टीशियोमेट्री। इन एजम्पशंस को ही दिमाग में रखने के बाद आप बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन को यूज करके एक दूसरे की रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप को स्टडी कर सकते हैं। अच्छा, तो कौन से ये रिलेशनशिप होते हैं आए देखते हैं। 4 रिलेशनशिप हैं जिन्हें हम स्टीशियोमेट्रिक रिलेशनशिप्स कहते हैं। एक होता है मैस मैस रिलेशनशिप, मैस मैस रिलेशनशिप, और एक होता है जनाब मैस मोल रिलेशनशिप,
और एक होता है जनाब मोल वॉल्यूम रिलेशनशिप, और एक होता है जनाब मोल मोल रिलेशनशिप। मोल मोल रिलेशनशिप, इनका क्या मतलब है? देखें, बात यह है कि अगर आपके पास किसी एक का मैस हो रिएक्टेंट का, और उसके ज़रिए आप किसी दूसरे यानी प्रोडक्ट का मैस फाइंड आउट करेंगे, तो वो कहलाएगा स्टीशियोमेट्री की ज़ुबान में मैस मैस रिलेशनशिप। और इसी तरह अगर आपके पास मैस है किसी का और आप मोल कैलकुलेट कर रहे हैं तो मैस मोल रिलेशनशिप। इसी तरह इसे उलट भी लिख सकते हैं, यानी मोल होंगे रिएक्टेंट के तो प्रोडक्ट के मोल मैस फाइंड आउट करना, या फिर प्रोडक्ट के मोल्स होंगे और रिएक्टेंट के मैस फाइंड आउट करना। और इसी तरह मोल वॉल्यूम रिलेशनशिप, एक चीज़ का वॉल्यूम है दूसरे का मोल कैलकुलेट करना, या एक चीज़ का मोल है और दूसरे का वॉल्यूम फाइंड आउट करना। इसी तरह मोल मोल रिलेशनशिप, यानी अगर रिएक्टेंट के मोल मौजूद हैं तो प्रोडक्ट के मोल फाइंड आउट करना, या फिर प्रोडक्ट के मोल दिए गए तो रिएक्टेंट के मोल कैलकुलेट करना। दिस इज़ वेरी इजी। अब मैंने आपको जो पिछले लेक्चर पढ़ाए उनमें हमने मोल के बारे में डिस्कस किया, फिर एवोगैड्रो नंबर के बारे में डिस्कस किया, फिर हमने मोलर वॉल्यूम के बारे में पढ़ा, और आज हमने स्टीशियोमेट्री के बारे में पढ़ा। अब इन चारों पांचों कॉन्सेप्ट को मिलाने के बाद हमने एक ऐसा जनरल फार्मूला बनाया है जिसकी हेल्प से आप किसी भी न्यूमेरिकल को, किसी भी एमसीक्यूज को बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। आइए उसको लिखते हैं। सबसे पहले तो ये है कि हमारे पास कोई भी चीज़ है उसका मोल है। मोल से हमने जाना है नंबर ऑफ पार्टिकल्स में, या फिर हमने मोल से जाना है वॉल्यूम में, या हमने मोल से जाना है मैस में। जी जनाब, हम चाहते हैं कि हम मोल से नंबर ऑफ पार्टिकल में चले जाएं, यानी हमें किसी भी चीज़ के रिएक्टेंट है, प्रोडक्ट है, जो भी है उसके मोल दिए गए हैं और हमसे सवाल पूछा जाता है बताएं इतने मोल में कितने नंबर ऑफ पार्टिकल होंगे। तो हम फार्मूला यूज़ करेंगे, जब इधर से ऊपर जाएंगे तो हम फार्मूला यूज़ करेंगे नंबर ऑफ पार्टिकल के लिए n इज इक्वल टू स्मॉल n इंटू एन ए। ये क्या है, इसके लिए मैंने इधर डिस्क्रिप्शन लिखूंगा। कैपिटल N बराबर होता है नंबर ऑफ पार्टिकल्स के, और स्मॉल n कहते हैं मोल्स को, यानी n से मोल को जाहिर किया जाता है, और छोटे m से जाहिर करते हैं मैस को, और बड़े m से जाहिर करते हैं मोलर मैस को, और फिर v से जाहिर करते हैं गिवन वॉल्यूम को, और फिर vm से जाहिर करते हैं मोलर वॉल्यूम को, और na से जाहिर करते हैं एवोगैड्रो नंबर को। एवोगैड्रोस नंबर। जी, तो ये शॉर्टकट हैं, इन्हीं से हम फार्मूले बनाएंगे। आपने अगर मोल से एवोगैड्रो नंबर ऑफ पार्टिकल में जाना है, नंबर ऑफ पार्टिकल में जाना है, जहां जाना है वो n है, n फाइंड आउट करने हैं तो गिवन मोल मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रो नंबर। इसी तरह बात करते हैं, हमने मोल से वॉल्यूम में अगर जाना है तो हम क्या करेंगे, हम करेंगे कि वॉल्यूम में जाना है, वॉल्यूम इज इक्वल टू मोल इनटू मोलर वॉल्यूम। मोल को मोलर वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करेंगे तो वॉल्यूम निकाल लेंगे। इसी तरह जनाब, अगर हम चाहते हैं कि हम मोल से मैस में जाएं तो हम फार्मूला यूज करेंगे मैस इज इक्वल टू मोल इनटू मोलर मैस। मोल से मैस में जाने के लिए ये फार्मूला यूज करेंगे। इसी तरह हम वापस आते हैं, यानी कि अगर हमारे पास नंबर ऑफ पार्टिकल मौजूद हों और हमें कहा जाए कि मोल्स कैलकुलेट करके दिखाओ,
तो हम क्या करेंगे, n इज इक्वल टू ये Na नीचे ले जाएं, ये बन जाएगा स्मॉल n ओवर Na, यानी कि कैपिटल N ओवर Na, n इज इक्वल टू कैपिटल N ओवर Na। इस फार्मूले की मदद से हम नंबर ऑफ पार्टिकल से मोल फाइंड आउट कर सकते हैं। और अगर हमारे पास वॉल्यूम मौजूद हो तो हमें कहा जाए कि आपने मोल कैलकुलेट करने हैं, तो फिर हम क्या करेंगे, n इज इक्वल टू गिवन वॉल्यूम डिवाइडेड बाय मोलर वॉल्यूम। इस फार्मूले की हेल्प से हम वॉल्यूम, दिए गए वॉल्यूम से कैलकुलेट करेंगे नंबर ऑफ मोल्स। इसी तरह हमारे पास अगर मैस मौजूद हो और हमें कहा जाए कि आपने मोल कैलकुलेट करने हैं, तो हम ये फार्मूला यूज करेंगे, मोल इज इक्वल टू, ये देखिए मैस को नीचे ले जाएं, गिवन मैस ओवर मोलर मैस। तो ये वो शॉर्टकट है जो आपको एंट्री टेस्ट में भी हेल्प देगा और आपके फाइनल के एमसीक्यू में भी आपका मददगार होगा। तो इस टॉपिक को डिटेल से समझाने की कोशिश की है, आप इसको देखें और समझें, और अगर न समझ आए तो आप हमें कमेंट करें और हमसे क्वेश्चन पूछें। थैंक यू वेरी मच। एग्जाम्पल नंबर 11 एग्जाम्पल में गिवन डेटा है कि 14 ग्राम ऑफ KOH इज रिएक्ट विद एक्सेस ऑफ H2SO4। H2SO4 बहुत ज़्यादा है और उसमें हमने 14 ग्राम KOH डिज़ोल्व कर दिया। जब इनको आपस में रिएक्ट कराया जाता है तो दो चीज़ें बनती हैं, एक बनता है पोटाशियम सल्फेट और एक बनता है वाटर। ठीक है, उसने क्या पूछा, उसने पूछा कि हमें बताएं नंबर ऑफ ग्राम्स ऑफ K2SO4 और H2O। अच्छा, नंबर ऑफ ग्राम्स का मतलब होता है मैस, यानी आपने K2SO4 और H2O का मैस बताना है जो पैदा हुआ है। ठीक है, उसके बाद है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर प्रोड्यूस्ड, दोनों का मैस दोनों का बताना है, मगर तादाद मॉलिक्यूल्स की सिर्फ वाटर की बतानी है। जी, इस न्यूमेरिकल में भी हम स्टिशोमेट्री को यूज़ करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, फर्स्ट कैलकुलेट द मोल्स ऑफ KOH। सबसे पहले हम KOH के मोल्स कैलकुलेट करते हैं। क्यों? क्योंकि हमें KOH के बारे में ही तो बताया गया है, जिसके बारे में हमें बताया जाता है हम सबसे पहले उसके मोल्स कैलकुलेट किया करते हैं। तो आए देखें, मैस ऑफ KOH 14 ग्राम, मोलर मैस हम खुद कैलकुलेट करते हैं। पोटाशियम का 39 होता है, ऑक्सीजन का 16 और हाइड्रोजन का 1, उन्हें आपस में प्लस करें तो 65 आंसर आएगा। ठीक है, जब ये हम कर लेंगे तो उसके बाद जनाब क्या होगा, हम मोल्स ऑफ KOH कैलकुलेट करेंगे। तो गिवन मैस इज 14, मोलर मैस इज 56, आपस में इनको डिवाइड करें तो 0.25 मोल्स जो है वो आंसर आता है। तो ये हैं जनाब आंसर। उसके बाद देखते हैं बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन के हवाले से कंपैरिजन, स्टिशोमेट्री को यूज़ करते हैं। KOH H2SO4 आपस में मिले, K2SO4 बना और वाटर बना साथ में। बैलेंस करने के लिए इधर 2K थे तो हमने इधर भी 2K लगा दिया खुद से। ठीक है, फिर हाइड्रोजन इस तरफ 4 हो गए, 2 और ये 2, 4 हाइड्रोजन हो गए इधर, तो हमें इधर भी 4 हाइड्रोजन लगाने के लिए 2 लगाना पड़ा। तो नाउ दिस इज द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। अगर आप इक्वेशन को बैलेंस नहीं करेंगे तो सवाल गलत हो जाएगा, तो इसीलिए बैलेंस करना ज़रूरी है क्योंकि ये रूल है स्टिशोमेट्री का। ओके, अब हम क्या करेंगे जनाब, मोल्स को कंपेयर करेंगे। जिसके मोल्स मौजूद हैं उसके लिखेंगे लेफ्ट साइड पे जो कि KOH है, और जिसके मोल नहीं हैं, जिसके मालूम करे हैं, उसे लिखेंगे राइट साइड पे जो कि K2SO4 है। इक्वेशन के मुताबिक इधर 2 मोल हैं। अब इधर आप मोल के हवाले से कैलकुलेट करेंगे। 2 मोल हैं इक्वेशन में KOH के, और K2SO4 के कितने मोल हैं, इधर कुछ नहीं लगा हुआ तो फिर इधर 1 लगाएंगे, तो 1 मोल K2SO4 है। ठीक है, अगर इसका 1 मोल हो तो इसके कितने मोल बनेंगे, क्या करेंगे, इसके लिए ये जो लेफ्ट साइड पे डिजिट होगा उसे राइट साइड वाले से डिवाइड कर देंगे, यानी 2 को डिवाइड कर देंगे इस 1 से। 1 के मोल KOH हाफ मोल K2SO4 बनाते हैं। तो KOH के टोटल कितने मोल हैं हमारे पास, वो है 0.25। तो 0.25 मोल्स ऑफ KOH विल जनरेट हाउ मेनी मोल्स ऑफ K2SO4।
तो जो तीसरी होगी रकम यानी 0.25 उसे आप 1/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आंसर निकलेगा 0.125। ये हैं जनाब मोल्स ऑफ K2SO4। मोल्स आ गए K2SO4 के। हमने तो मैथ्स फाइंड आउट करने हैं, तो मैथ्स फाइंड आउट करने के लिए फिर हम क्या करेंगे, मोल्स ऑफ K2SO4 हैं 0.125। मोलर मैस इसका फाइंड आउट करते हैं। K2SO4 का 2 पोटाशियम है, 1 पोटाशियम का 39 होता है। सल्फर और ऑक्सीजन 4, आपस में इनका 96 होता है। जब सबको कैलकुलेट करेंगे तो 174 ग्राम पर मोल इसका मोलर मैस आएगा, ठीक है। फार्मूला हम जानते हैं, गिवन मैस इज इक्वल टू मोल्स मल्टीप्लाई बाय मोलर मैस। मोल्स कैलकुलेट कर लिए 0.125 हैं, मोलर मैस कितना है 174 है। आपस में इनको मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर निकलेगा 21.75 ग्राम। इसका मतलब हमने K2SO4 के नंबर ऑफ ग्राम्स यानी कि मैस कैलकुलेट कर लिया। अब हम सेम इसी मेथड से वाटर का मैस फाइंड आउट करेंगे। तो पहले तो वाटर के मोल कैलकुलेट करें, उसके लिए हम कंपैरिजन करेंगे। जिसके बारे में पता है उसे लेफ्ट साइड पे लिखेंगे KOH को, और जिसका नहीं पता उसे राइट साइड पे लिखेंगे H2O। इक्वेशन बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन की हेल्प से ही ये सारा काम होगा। KOH के बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में कितने मोल हैं, 2 मोल हैं, तो ये भी आप इधर लिखेंगे। इसके 2 मोल हैं, तो वाटर के कितने मोल बन रहे हैं, वाटर के भी मेरे भाई 2 मोल बन रहे हैं। इसके 2 मोल हों तो इसके भी 2 मोल बनते हैं। अगर इसका 1 मोल हो तो इस वाले को इधर डिवाइड कर दें, देखें 2/2 इज इक्वल टू 1। इसका 1 मोल हो KOH का तो वाटर का भी 1 मोल बनता है। अच्छा, KOH के मोल हैं कितने टोटल, वो हैं 0.25। तो इसके वाटर के कितने बनेंगे, सेम बनेंगे 0.25। तो ये क्या है, वाटर के मोल्स आ गए। मोल्स जब कैलकुलेट कर लेते हैं तो फिर मैस कैलकुलेट किया करते हैं। मोल्स ऑफ वाटर 0.25, मोलर मैस आपको पता है वाटर का 18 होता है। फार्मूला वही है, मैस इज इक्वल टू मोल मल्टीप्लाई बाय मोलर मैस। मोल है 0.25, मोलर मैस है 18, आपस में करेंगे मल्टीप्लाई, जवाब आएगा 4.50 ग्राम, यानी कि ये वाटर के मैस निकाला है, ठीक है। अब आखिरी बात उसने पूछी थी, नंबर ऑफ मालिक्यूल्स ऑफ वाटर, मालिक्यूल्स की तादाद भी बताएं कि वाटर के कितने मालिक्यूल्स हैं। तो वो हमने ये कैलकुलेट किया हुआ है। नंबर ऑफ मालिक्यूल्स ऑफ वाटर के लिए ये फार्मूला आपको याद होगा, मैंने बार बार बताया है, n इज इक्वल टू n इंटू Na। n इज द मोल्स ऑफ वाटर विच आर 0.25 एंड वी विल मल्टीप्लाई it by Avogadro number which is the 6.02 into 10 raised to power 23। आपस में इन दोनों वैल्यूज़ को आप मल्टीप्लाई कर दें, 23 पावर को रहने दें, तो 1.50 इंटू 10 रेज़्ड टू पावर 23 मालिक्यूल्स। तो ये क्या निकल आया, नंबर ऑफ मालिक्यूल्स ऑफ वाटर, ठीक है। तो एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 19 आई थिंक सो, वो देखिएगा। वो भी इसी सेम वे से हुआ है, ठीक है जी। एग्जाम्पल नंबर 12 है कि मैग्नीशियम मेटल है Mg, वो HCl के साथ मिलती है और हाइड्रोजन गैस बनाती है। साथ में मैग्नीशियम क्लोराइड एक साल्ट है, वो भी बनता है, ठीक है। तो आपसे पूछा जा रहा है व्हाट इज़ द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ये जो HCl हमने यूज़ किया, इस HCl का वॉल्यूम कितना है। सुने, HCl का नहीं, HCl के सॉल्यूशन का वॉल्यूम कितना है, ठीक है। अच्छा, उसने हमें वेट ज़रूर बता दिया कि अगर पूरा सॉल्यूशन 100 ग्राम है तो उसमें 27 ग्राम कौन है, HCl है, यानी 27 ग्राम HCl है उसमें, और 73 जो है ग्राम वो वाटर है। तो सॉल्यूशन बन गया, ठीक है। ये वज़न उसने बताया, वेट बाय वेट, ठीक है। पूछ क्या रहा है कि वॉल्यूम ऑफ HCl सॉल्यूशन बताएं कि HCl जो यूज़ किया है आपने उसका वॉल्यूम कितना है, ठीक है। उसके बाद एक और चीज़ भी उसने हमें बताई है कि ये जो HCl है उसकी डेंसिटी कितनी है, 1.14 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। और उसने ये भी बताया है कि हाइड्रोजन जो पैदा हुआ है उसका मैस है 12.1 ग्राम, यानी जो बनेगा ना हाइड्रोजन इस रिएक्शन से, उसका मैस उसने हमें बता दिया, ठीक हो गया। अब हम चलते हैं अपनी इक्वेशन की सॉल्वेशन की तरफ। सबसे पहले हम इस इक्वेशन को बैलेंस करेंगे। देखें यहाँ पे कितने हाइड्रोजन हैं, 2, इधर कितने हाइड्रोजन हैं, 1, तो आप इधर 2 लगा दें। अब ये इक्वेशन बैलेंस हो गई। Cl2, इधर भी 2 हैं Cl
और इधर भी 2 हैं Cl, ठीक है। इधर भी हाइड्रोजन मतलब 2 हैं, इधर भी मैग्नीशियम, उधर एक है, इधर एक है। दिस इज़ द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। सबसे पहले जनाब ने क्या करना होता है, जो चीज़ दी गई होती है उसके मोल्स निकालने होते हैं। तो हमें बताया गया है हाइड्रोजन के बारे में, तो आओ इसके मोल्स निकालते हैं। मैस ऑफ हाइड्रोजन कितना है, मैस ऑफ हाइड्रोजन है 12.1 ग्राम। मोलर मैस इसका हाइड्रोजन का कितना होता है, H2 का 1.008, 1.008 को जब हम ऐड करते हैं तो 2.016 ग्राम पर मोल आता है। मोल्स कैलकुलेट करेंगे, गिवन मैस ओवर मोलर मैस, ऊपर आप पुट करेंगे 12.1 और नीचे पुट करेंगे 2.016 और आंसर आ जाएगा 6 मोल्स, ठीक है। तो ये हैं जनाब मोल्स ऑफ H2। मैस मौजूद था H2 का, मोल्स हमने कैलकुलेट कर लिए। ओके, अब हम क्या करेंगे जनाब, अब हम करेंगे टू कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ HCl यूज बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। देखें, हमसे उसने HCl के बारे में पूछा है, हमें मालूम किसके बारे में है, हाइड्रोजन के बारे में। हाइड्रोजन का मैस है पड़ा, HCl के बारे में कुछ नहीं, मतलब HCl का नहीं हमें पता, तो हम HCl का फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो वही बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन की हेल्प से आपको जो स्टीशियोमेट्री सिखाई है कि लेफ्ट साइड पे उसको लिखते हैं जिसके बारे में पता करना हो, सॉरी राइट साइड पे उसको लिखते हैं जिसके बारे में पता करना हो और लेफ्ट साइड पे उसको लिखते हैं जिसका मालूम हो। मोल्स को कंपेयर कर रहा हूं बाय द हेल्प ऑफ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। देखें इक्वेशन में हाइड्रोजन के कितने मोल्स हैं, 1 मोल, और HCl के कितने मोल पैदा यूज हो रहे हैं, 2 मोल। तो 1 मोल इसके हैं तो HCl के 2 मोल होंगे। अच्छा, टोटल इसके मोल कितने हैं हाइड्रोजन के हमारे पास, वो हमने अभी थोड़ी देर पहले कैलकुलेट किए हैं, वो कितने हैं, वो हैं 6। तो इधर हम कहेंगे अगर H2 के 6 मोल हों तो HCl के कितने मोल यूज होंगे। सिंपल सी बात है, 6 को 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो 12 मोल, यानी कि 12 मोल HCl है। HCl के मोल्स हमने निकाल लिए हैं, ठीक हो गया। तो अब हम क्या करेंगे, जब हम मोल्स निकाल लेते हैं तो हम मैस कैलकुलेट करते हैं, इसमें मैस कैलकुलेट करेंगे, फिर मैस से हम वॉल्यूम में जाएंगे, ज़रा देखिएगा। तो मैस मोल इज इक्वल टू गिवन मैस और मोलर मैस, और इसमें से मैस कैलकुलेट करना है तो ये मैस मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। m इज इक्वल टू n इंटू एम, ये कैपिटल M है मोलर मैस ऑफ HCl, वो कितना होता है 36.5, क्योंकि क्लोरीन का होता है 35 और हाइड्रोजन का होता है 1, तो आपस में उनको प्लस करेंगे। अब 12 मोल्स हैं और 36.5 इसका क्या है, मैस है, तो मोलर मैस है, तो आपस में इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा 438 ग्राम। तो ये बेसिकली क्या है, मैस है, किसका मैस है, ये मैस है HCl का मैस है, ठीक है। तो देखते हैं आगे। वी नो दैट HCl सॉल्यूशन इज 27% बाय वेट। इस बात का मतलब ये होता है कि इफ़ सपोज अगर हमारे पास सॉल्यूशन 100 ग्राम है तो उसके अंदर 27 ग्राम कौन है, HCl एसिड है। टोटल सॉल्यूशन 100 ग्राम है, उसमें HCl कितना है, HCl उसमें है 27 ग्राम। ओके, तो लेकिन हमारे पास, ठीक हो गया। अब अगर हम कहें कि 1 ग्राम इज प्रेजेंट इन HCl सॉल्यूशन, 1 ग्राम इज प्रेजेंट इन HCl सॉल्यूशन, ठीक है। अगर HCl का सॉल्यूशन 100 ग्राम है तो उसमें 27 ग्राम HCl है। अगर HCl 1 ग्राम हो तो सॉल्यूशन कितना होगा, वही काम के 27 को हम डिवाइड कर देंगे 100 के साथ, ठीक है। हमारे पास टोटल HCl कितने ग्राम है, टोटल वो 27 ग्राम नहीं है, टोटल है 438 ग्राम, जो हमने ऊपर अभी मालूम किया है, ठीक है। तो फिर क्या करेंगे, अब 438 ग्राम HCl कितने सॉल्यूशन के अंदर होता है, तो हम क्या करेंगे 100 डिवाइडेड बाई 27 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे 438 को, ठीक हो गया। जब ये इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास टोटल मैस आ जाएगा किसका, HCl के सॉल्यूशन का टोटल मैस, वो है 1622.2 ग्राम। HCl के सॉल्यूशन का मैस है 1622.2 ग्राम, ठीक है। इस सॉल्यूशन के अंदर HCl कितने ग्राम है, वो ये है, ठीक हो गया। ओके जनाब, अब जनाब डेंसिटी ऑफ HCl सॉल्यूशन भी हमें दी गई थी पहले ही, 1.14 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। हम जानते हैं फार्मूला होता है डेंसिटी इज इक्वल टू मैस ओवर वॉल्यूम, ठीक है। अब हमने वॉल्यूम फाइंड आउट करना है, तो वॉल्यूम को डेंसिटी की जगह पे ले जाएं, डेंसिटी को वॉल्यूम की जगह पे ले आए। वॉल्यूम इज इक्वल टू D ओवर
m/d, ठीक है। मैस कितना है, सॉल्यूशन का पुट करेंगे, ख्याल कीजिएगा। सॉल्यूशन का मैस है 1622.2 ग्राम और नीचे सॉल्यूशन की ही आपने डेंसिटी पुट करनी है। इसको इस पे डिवाइड करें, ग्राम ग्राम से कैंसिल, पर सेंटीमीटर क्यूब जब ऊपर जाएगा तो सेंटीमीटर क्यूब आएगा। आंसर आएगा वॉल्यूम इज इक्वल टू 1423 सेंटीमीटर क्यूब।